So till now we have discussed about the 5 organizations जो already this early political organizations थी इंडिया में, तो वो हम देख चुके हैं उनका जो फाउंडर थे उनके या उनके जो contributions रहे हैं डिफरेंट मकसदों के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। तो आज हम और 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थे इंडिया में अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हम इसी के एंड पे देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया था, ठीक है ना, और उसमें और भी काफी सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 6th वन दैट विल बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ये वही कंटिन्यू चल रहा है ना, वही 5 हमने लिखी है अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने हेडिंग दी ना अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। तो 5 वी हैव डिस्कस, दिस इज द 6th वन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ये बनाई थी 1867 में, सॉरी 76 में, 1876 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एंड 2 persons were responsible for the creation of such organization. One was Surendranath Banerjee was one of the person who formed this organization, and second was Anand Mohan Bose. इन दोनों ने मिलकर बनाई थी द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज कॉल्ड एज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। और इनका मकसद क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमने इससे पहले देखा था कि जब हम कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ रहे थे, 2 एक्ट्स थे जिसकी वजह जो रीजंस बन गए थे नेशनलिज्म बढ़ने के। एक तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट हमने लिखा हुआ है, ठीक है भाई, और आर्म्स एक्ट। ये 2 एक्ट्स में समझा चुका हूं। वर्निकुलर प्रेस एक्ट ने क्या किया था, बैन लगाया था वर्निकुलर प्रेस पे। आर्म्स एक्ट ने क्या किया था, आर्म्स एक्ट इंडियंस को मना था ना तो वो गन रख सकते हैं ना तो वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इन्हीं का रिएक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, इसीलिए बनाई गई थी टू रिएक्ट ऑन द 2 एक्ट्स व्हिच वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन नेम्ड एज लिटन। ठीक है, लिटन वाज द वॉइसरॉय, वो गवर्नर जनरल्स में नहीं था, क्योंकि अब देखो 1876 में हम गवर्नर जनरल्स पढ़ चुके हैं 1857 तक, तो दैट मींस ही वाज अ वॉइसरॉय। उसके आगे जो भी बने थे कौन थे, वॉइसरॉयज थे। इन्होंने जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, वन वाज वर्निकुलर प्रेस एक्ट, अदर वाज द आर्म्स एक्ट। इनका रिएक्शन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, द सेम ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इसीलिए बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन टू रिएक्ट ऑन दोस एक्ट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था हिंदुस्तानियों के साथ। इसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। द पर्सन्स वर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सो यू राइट इन दिस, फाउंडर्स लिखेंगे आप, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. And Anand Mohan Bose. Next, okay, this organization protested against reactionary measures of Lytton like Vernacular Press Act, Vernacular Press Act and Arms Act. Vernacular Press Act and reactionary measures of Lytton, like Vernacular Press Act and Arms Act. Next organization थी that was Madras Mahajan Sabha. It was created in 1884.
अब मद्रास इसमें नाम लिखा है, दैट मीन्स ये कहाँ, साउथ में था। मद्रास कहाँ पे, इन साउथ इंडिया। तो द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर the formation of this political organization were V. Raghavachari, P. Anand Charlu, and G. Subramaniam Iyer। इन तीनों ने क्रिएट किया द एसोसिएशन विच वॉज कॉल्ड एज मद्रास महाजन सभा, और इनकी बस एक डिमांड थी कि इंडियंस को और पॉलिटिकल राइट्स दो। जो दिस पॉलिटिकल सेटअप में इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा था, बट हमने अभी तक देखा कि उनको किसमें डाला जा रहा था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। हमने वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी देखा था, दे वेर बीइंग एडेड इनटू द पॉलिटिकल सेटअप, लेकिन वो कौन सा था, नॉन ऑफिशियल, यानी कि उतने पावर्स नहीं थे उनके पास, वो बस ऐसे ही कुछ सजेशंस देने के लिए थे वहां पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यही डिमांड कर रही थी कि जो इंडियंस आप जिनको एंट्री आप दे रहे हो काउंसिल्स में, जो इंडियंस को आप जोड़ रहे हो अपने साथ, उनको और पॉलिटिकल पावर दो, तब जाके उनका कोई मकसद होगा, तब जाके उनका कोई मतलब होगा इन काउंसिल्स में रहने का। ठीक है, तो आई विल राइट इन दिस नेक्स्ट पॉइंट। ये लिखा आपने फाउंडर्स, सबने फाउंडर्स हमने लिखे, फाउंडर्स लिखो पहले। So next point you will write in this. This organization demanded more political rights. This organization demanded more political rights for Indians. More political rights for Indians. Next is Bombay Presidency Association. It was a political party जो बनाई गई थी 1885 में। 1885। अब इनके जो फाउंडर थे इस पार्टी के, द पर्सन्स वर के.टी. थिलांग, फिरोज शाह मेहता and बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीन थे जिन्होंने फाउंड किया दैट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और इनका जो मकसद था वो क्या था, ये चाहते थे और इंडियंस को इंक्लूड करो गवर्नेंस में। जैसे हमने देखा कुछ मेंबर्स को जोड़ा जा रहा था। इससे पहले वाली पार्टी क्या थी, वो और राइट्स मांग रहे थे उन इंडियंस के लिए जो पहले से थे, किसमें, पॉलिटिकल सेटअप में जो पहले से थे उनके लिए और राइट्स। इनका जो डिमांड था वो क्या था, और नंबर ऑफ इंडियंस को ऐड करो किसमें, गवर्नेंस में, इनटू द काउंसिल्स देयर शुड बी मोर इंडियन मेंबर्स इंक्लूडेड। दैट वाज देयर डिमांड। ठीक है, सो यू राइट इन दिस, ये लिखा आपने, राइट द फाउंडर्स ऑफ दिस एसोसिएशन के.टी. थिलांग, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी। Then you will write this organization aimed to promote political reforms and advocate for greater Indian representation in governance.
representation in governance, representation in governance. So next will be Indian National Conference. Indian National Conference. इसके भी फाउंडर्स सेम थे जो जिनने फाउंड किया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड सेकेंड वॉज आनंद मोहन बोस. तो फिर से इनने एक और एसोसिएशन बनाया था. दैट वाज इन 1883. इट वाज इन 1883 व्हेन दे फॉर्म दिस एसोसिएशन. और इनका जो मकसद था 1883 में वो ये चाहते थे कि और असेंबलीज बने. असेंबलीज मतलब जहां पे लोग रिप्रेजेंट हो. अब समझ, जैसे हर एक स्टेट में इस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली है. 28 स्टेट्स है तो 28 लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, तो उस टाइम पे जो जितना इंडिया ब्रिटिश के अंडर था तो ये चाहते थे और असेंबलीज को ऐड किया जाए ताकि और रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिले. आप समझ रहे हो? अब लिखेंगे इसमें फाउंडर्स लिखे आपने. Then you will write, this conference was demanding this conference was demanding introduction of representative assemblies for the advancement of representative assemblies for the advancement of the people of India, for the advancement of the people of India. इसके बाद नेक्स्ट 10th will be Indian National Union. Indian National Union 1884 में बनाया गया था ये यूनियन. ये यूनियन किसने बनाया था? देयर वाज अ पर्सन ब्रिटिशर जो खुद थे. The person was A.O. Hume. ये आपने सुना होगा ये नाम, कांग्रेस से रिलेटेड. ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका फुल नेम था. ही वॉज द पर्सन हु इन 1884 फॉर्म द इंडियन नेशनल यूनियन. और इनके जो कंसर्न्स थे वो दो कंसर्न्स थे. एक तो हिंदुस्तान का जो पैसा था, टैक्स पेयर्स मनी, वो खर्च हो रहा था अफगानिस्तान में जो ब्रिटिश कर रही थी, क्योंकि वहां में भी ऑपरेशन चलाते थे. दे वर एक्चुअली स्पेंडिंग दिस जो कैंपेन था ब्रिटिश का अफगानिस्तान को पे कब्जा करने के लिए, वो सब पैसा उस पर यूज किया जा रहा था. तो A.O. Hume वो होना नहीं दे. You can say that he was not allowing this. By forming this association, he was against this. He was a critic of this, that we should not use the Indian taxpayers' money for the Afghanistan campaign. इसको रोकने के लिए. और सेकंड ये भी चाहते थे कि इंडियंस को क्या मिले? ग्रेटर पार्टिसिपेशन इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. यानी कि इनका भी ये डिमांड था कि और नंबर ऑफ इंडियंस को ऐड करो किसमें? पॉलिटिकल प्रोसेस में. तब जाके इक्वालिटी हम यू कैन से दैट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इनको सर खतरा लग रहा था रशिया से, तभी जाके इन्होंने अफगानिस्तान में थोड़ा स्टार्ट किया. हाँ, वो बैकग्राउंड कहानी है. What was the connection of Russia? तो they were actually, अब हमारा मकसद ये है कि ब्रिटिश इस टाइम पे अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहता था. तो कब्जा करते करते यू नीड मनी फॉर वॉर, फॉर डिफरेंट थिंग्स. तो वही इंडियन टैक्स पेयर्स का मनी उसमें खर्च किया जा रहा था. तो यही कंसर्न था किसका? इस यूनियन का. इसके खिलाफ ये यूनियन बनाया गया था.
ठीक है, so you write in this. It was found by A.O. Hume. It was found by A.O. Hume in 1884. It was formed by A.O. Hume A.O. Hume in 1884. 1884. Next देखिए, the two major issues raised by the Union. The two major issues raised by the Union were number one, concern on spending Indian taxpayers' money. Taxpayers, P-A-Y-E-R-S, P-A-Y-E-R-S, abstropus in fact, taxpayers जिसे हम कहते हैं. Indian National Conference was in 1883. क्या लिखा आपने? Concern on spending Indian taxpayers' money on British Indian campaigns in Afghanistan. Number two, legislative reforms in India. For greater participation of the Indian people. और जो A.O. ह्यूम का असल में मेन मकसद था, वो नहीं चाहते थे कि मूवमेंट शुरू हो जाए इंडिया में, जैसे रिवोल्ट हो गया था 1857 में, वो ये फिर से नहीं चाहते थे. तो वो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, इंडियन नेशनल यूनियन, ताकि हिंदुस्तानियों को एक ऑर्गेनाइजेशन मिले जहां से वो अपनी नाराजगी दिखाएं. अब समझ रहे हो, दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली लड़ रहे हैं लोग, या तो आपके सामने कोई बैठा है एक ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको बता रहे हो कि नाराजगी क्या, वो आपको आगे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसने इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो भी ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट है, जो इंडियन एजुकेटेड नहीं है. क्योंकि देखो, दिल में किसके ऐसे कुछ खिलाफ पैदा हो सकते हैं जिसमें एजुकेशन होगी. जब आपको पता है तभी तो आपको लगेगा कि हम कहीं पे गलत हो रहा है, तभी तो आपके दिल में वैसा डिसकॉन्टेंट क्रिएट होगा. तो जो भी इंडियन एजुकेटेड यूथ है जिनके दिलों में ऐसा डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट ब्रिटिश क्रिएट हो रहा था, ये उनको एक मौका दे रहे थे, उनको एक सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि आपकी शिकायतें हम सुने और हम किससे करें? ब्रिटिश से करें. दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ A.O. Hume's to form the Indian National Union. Next you write. Hume's main purpose was H-U-M-E abstropus. Hume's main purpose was probably to provide a safety valve to the growing discontent among the educated Indians. लेकिन फिर हुआ क्या एंड पे? जो ये एसोसिएशन थी, इंडियन नेशनल यूनियन और इससे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दो आपस में मिले एट द एंड दिस इन द ईयर 1885 एंड दे फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हिच वाज अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बाकी लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे थे. जब हमने बाकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस देखी, ठीक है, तो वो भी उसका मेंबर बन गए. फिर जैसे हमने देखा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, हमने जो देखे, ये भी बन गए मेंबर्स इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के. बट इट वाज अ मर्जर ऑफ टू पार्टीज, वन वाज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अदर वाज इंडियन नेशनल यूनियन. बहुत बार इस पे भी सवाल बनते हैं कि आईएनसी किन का मर्जर था. सो इट वाज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन.
सो लास्ट आप लिखेंगे पॉइंट, बट इन 1885 Indian National Conference, Indian National Conference and Indian National Union, Indian National Conference and Indian National Union merged to form Indian National Congress, merged to form Indian National Congress, to form Indian National Congress. ठीक है, तो यहां से फिर हमारा शुरू होगा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था, किसके लिए? आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए। वो 1885 से ही मेजरली शुरू हो गया, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल द नेशनलिज्म। बट मैं फिर से कह रहा हूं, इससे भी you can have a lot of things in examination and you actually have created background for the nationalism struggle, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम बता चुका हूं, कहां से कहां आए। ठीक है, आप में से फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम शायद एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे हैं, बट ये एंशिएंट मिडिवल बताने का एक मकसद था कि जो ग्लोरियस पास्ट रहा है हिंदुस्तान का, कैसे वो भी एक रीजन बन गया फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। आपने जब देखा कौन कौन सी किंगडम्स थी, कब लोग बाहर से यहां पे आए, कब लोग डाइल्यूट हो गए इंडिया में, कब आर्यंस आ गए, फिर कैसे बाहर वाले जो किंगडम्स थे, क्वेश्चंस हमने देखा, हमने पार्थियंस को देखा, हमने शक्स को देखा, हमने इंडो ग्रीक्स को देखा। जब वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए तो कैसे फिर सुपरा स्टेट इंडिया बन गया, जहां पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग हो चुका था। फिर कैसे धीरे धीरे उसी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज आ गई, कैसे उन पे जुल्म हो गए, कैसे वो आगे बढ़े और कैसे उनके दिलों में फिर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। तो फिर जाके जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एक वो क्या डायरेक्शन मिल गई स्ट्रगल को। ठीक है, तो अक्सर जब मैं देखता हूं कि व्हाट टीचर्स एक्चुअली डू, वो यहां से शुरू करते हैं, फ्रॉम 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट उससे पहले जो ये सब लड़ाइयाँ हो चुकी थी, कि एज वी सॉ दैट, जैसे कुछ लोग बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को, दैट दे टर्म दैट इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां से नेशनलिज्म शुरू हो गया। सो दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके कॉजेस क्या थे, क्यों हो गया, और उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश का एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, कैसे वो सब झूठ था ऑन ग्राउंड, वो सब झूठ था जिसकी वजह से फिर नेशनलिज्म क्रिएट हो गया इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। तो दैट नेशनलिज्म एक्चुअली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसके आगे जो भी होगा, लोग किसको फॉलो करेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी कांग्रेस को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करेगा ब्रिटिश। फिर वही हम देखेंगे कैसे तोड़ने की कोशिश की, डिवाइड कैसे किया लोगों को, उसी डिवीजन पर रूल कैसे किया ब्रिटिश ने फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। लेकिन इस डिवीजन के बीच में लोगों ने क्या किया, डिफरेंट तरीकों से स्ट्रगल चलाया, उसी को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्लियर है? आज मैं इसमें इतना ही रखता हूं इन दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब वो 1885 में बनी तो उनके शुरू के डिमांड्स क्या थे, फिर धीरे धीरे डिस्कॉन्टेंट कैसे बढ़ता गया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी भरोसा हट गया किससे? ब्रिटिश से। फिर उस भरोसा के हटने के साथ साथ हाउ दे स्टार्टेड द मास स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बना, या इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना, तो इसमें भी फिर बहुत ऐसे लोग थे जो गद्दार थे, ट्रेटर्स। तो उन ट्रेटर्स के बेसिस पे ब्रिटिश ने कैसे और 100 साल गुजारे, वो जरूरी जानना है। फिर कैसे वो ट्रेटर्स वापस जुड़ गए। हिंदुस्तान को तब तक आजादी नहीं मिली जब तक सब एक साथ नहीं जुड़ गए। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा। वो गद्दार नहीं थे, बस तरीके अलग थे उनके, बट बीच में कुछ ट्रेटर्स भी थे जो हर एक मोमेंट में चलते। यू कैन रिलेट इट टू योर ओन हिस्ट्री। आई विल नॉट गो इन डीप इनटू देयर ओन हिस्ट्री, हाउ ट्रेटर्स आर देयर फॉर द सम डिमांड्स। ठीक है, क्योंकि सब लोग बस पाकिस्तान नहीं ढूंढ रहे थे। वन सेक्शन ऑफ कश्मीरी पीपल दे वर डिमांडिंग पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोग ऑटोनॉमी भी ढूंढ रहे थे यहां पे। ठीक है ना, शायद अगर आपने ऑटोनॉमी पे ही बात की होती, मिल भी गई होती, लेकिन बीच में कैसे जानबूझ के लोग डाले गए जो पाकिस्तानी फ्लैग लेके प्रोटेस्ट में होते थे, जिसने सारा मूवमेंट खराब किया कश्मीर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर वॉज अगेंस्ट इंडिया या कश्मीर मस्ट बी अगेंस्ट इंडिया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, यू कांट डिनाई दैट। बट जो डिमांड्स थी लोगों की वो कुछ और थी। मेजर सेक्शन की डिमांड ऑटोनॉमी थी। अगर आप सभी में पूछूं कि क्या आप चाहते हो पाकिस्तान के साथ जुड़ना, आप नहीं मानोगे, कोई भी आप में से नहीं मानेगा। ठीक है, उनके हालातों के बेसिस पे, वहां क्या गुजर रहा है लोगों के साथ और यहां क्या है।
तो जो ऑटोनॉमी सेक्शन था कश्मीर का, दैट वाज वन ऑफ द सेक्शंस, तो उसको भी कैसे खराब कर लिया जानबूझ के कुछ एलिमेंट्स डाल के जो पाकिस्तानी फ्लैग दिखा रहे थे। क्या कश्मीर का अपना कोई फ्लैग नहीं है? बिल्कुल है। शायद अगर वो उठाया होता तो आपकी मूवमेंट स्ट्रांग होती, उस कॉन्सेप्ट में लड़े होते कि हमें ऑटोनॉमी ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, बट सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलिटी वी नीड, सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी वी नीड। जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स है, ठीक है, उनके साथ भी आर्टिकल 371 है। उस पर क्यों नहीं कभी शोर उठा? आर्टिकल 370 क्यों इतना हाईलाइट हो गया? क्योंकि इसमें बीच में जानबूझ के कुछ लोग डाले गए इस चीज को हाईलाइट करने के लिए। एक पॉलिटिकल कंटेंट मिल गया लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को बोलते हैं ना, मसाला मिल गया जिसको यूज करके चले जा रहे लोग, ठीक है। तो हमेशा जो भी मूवमेंट रही है किसी भी मुल्क में, तो बीच में हमेशा ट्रेटर्स रहे हैं, जिन ट्रेटर्स की वजह से जो आप पे रूल कर रहे लोग वो थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। फिर वैसे ही हिंदुस्तान की हिस्ट्री के साथ हुआ है। 1885 के बाद जब कांग्रेस बना, ऐसे ही कुछ ट्रेटर्स रहे, कुछ अलग से तरीके के लोग रहे, या कुछ लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश के, जिनकी वजह से ब्रिटिश ने और 100 साल यहाँ पे 1947 तक रूल किया। पर इसके बीच में जो भी वो लोग थे जो हिंदुस्तान के लिए एज ए नेशन लड़ रहे थे, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज पर्संस, कितने लोग इसमें जिनकी डेथ हो गई, जो इंपॉर्टेंट नेशनलिस्टिक लीडर्स थे वो भी हम देखेंगे, और वो लोग जो लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश के वो भी हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपसे विद दिस सब्जेक्ट इन टुमारोज क्लास।